नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रात के 8 बज रहे हैं और वक्त है प्राइम डिबेट का। लेकिन आज हम कोई बहस नहीं करेंगे क्योंकि आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। ये मुद्दा जुड़ा है हमसे और आपसे। ये मुद्दा है हमारी और आपकी सुरक्षा का। ये मुद्दा है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का और ये मुद्दा है भारत के उस मस्तक का जिस पर कुछ बुज़दिल आतंकियों ने बीते कल यानी कि 22 अप्रैल को हमला किया और अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उसने देश की आंखें नम कर दी हैं। एक या दो नहीं बल्कि 28 लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी। ये वो लोग थे जो कश्मीर की वादियों का आनंद उठाने के लिए गए थे, लुत्फ उठाने गए थे। इन्हें नहीं मालूम था कि कुछ ही पलों में, महज कुछ ही क्षणों में इनकी जो खुशियां हैं वो गम में तब्दील हो जाएंगी। आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछा और इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आतंकी सेना और पुलिस की वर्दी में थे। आज पूरा देश गमगीन है, आज पूरा देश आक्रोश में है। आज देश इस बात का जवाब चाहता है कि भारत पाकिस्तान की इस करतूत का क्या जवाब देगा। हमारे कश्मीर में, हमारे घर में घुसकर पीठ पर वार करने की हिमाकत करने वालों का अंजाम क्या होगा और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत का अगला कदम आखिर क्या होगा। इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, विनय नरवाल जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट हैं, उनकी तस्वीर, जहां उनका शव जो है वो तिरंगे में लिपटा हुआ है और उनकी जो पत्नी है मीनाक्षी। बताते चलें कि ये दोनों हनीमून मनाने के लिए पहुंचे थे और इन्हें नहीं पता था, इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कुछ ही पल में इनकी जो खुशियां हैं वो गम में किस तरीके से तब्दील हो जाएंगी। 16 अप्रैल को ही दोनों की शादी हुई थी। विनय और मीनाक्षी हनीमून मनाने पहलगाम गए, लेकिन बॉर्डर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का दम रखने वाले लेफ्टिनेंट विनय को कायर आतंकियों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मना रहे थे। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, कर्नाटक के मंजुनाथ राव हैं, पहली बार कश्मीर घूमने आए थे। इतना ही नहीं, बीते 46 सालों में मंजुनाथ राव जी पहली बार अपने परिवार के साथ कर्नाटक घूमने निकले। राव दंपति खुश थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि अगले ही पल उनकी जिंदगी जो है वो क्या मोड़ लेने वाली है। इनके बेटे ने 12वीं की परीक्षा दी थी और इसके बाद छुट्टी मनाने के लिए परिवार पहलगाम गया। इस बात से ये परिवार अनजान था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदल देगी। मंजुनाथ जी सैर कर रहे थे और इस दौरान आतंकियों के निशाने पर आ गए। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो आतंकियों ने जवाब दिया कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं और जाकर अपने मोदी को बता देना। तो ये तस्वीरें जो हैं, इनको देखकर यकीन मानिए खबर लिखते वक्त या बोलते वक्त आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं और दिल जो है सिहर उठता है कि इन परिवारों पर आखिर क्या बीत रही होगी। हमारे और आपके लिए शायद उस दर्द का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है जिससे आज कई परिवार गुजर रहे हैं। कोई अपनों की सलामती की दुआ कर रहा है, कोई इस आस में है कि काश ये सच नहीं होता, काश ये सिर्फ एक सपना होता। आतंकियों की इस कायराना करतूत का आक्रोश पूरे देश में है। लोग नम आंखों के साथ सड़क पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं और एक सुर में देश आज बस एक ही मांग कर रहा है कि अब आतंकवाद और बर्दाश्त नहीं करेगा। नापाकियों को उनका अंजाम मोदी सरकार दे। अमन, चैन और शांति जिस तरीके से वहां के निवासियों में उत्साह बढ़ा था, उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। वहां का नागरिक आज मोदी जी और शाह के उसमें जो है वहां का नागरिक बहुत खुश है। पहले तो ये घटना की मैं जो हुई है कश्मीर में, मैं निंदा करता हूं और मैं ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार वालों को सहन शक्ति दे। ये घटना कोई नई नहीं है, जब से देश आज़ाद हमारा हुआ है और कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है। निंदनीय घटना है। आतंकवादी पस्त हो चुके हैं। इस घटना को अंजाम देकर उन्होंने अपना हौसला बढ़ाने की कोशिश की है।
लेकिन देश और पूरा शासन तटस्थ है। इनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई की जाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। इनका इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा ने इन्होंने आतंक का अंजाम दिया है। अंजाम तो इन्होंने दे दिया, इसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। आज जो हमारे पुलवामा में हमारा आतंकवादी का जो हमला हुआ, हमारे 27 सनातनी भाई जो हिंदू भाई हमारे, जिनकी जान ली गई, ना जात पूछी गई, ना किस जगह से आए पूछा गया, ना स्थान पूछा गया, ना स्टेट पूछा गया, सिर्फ हिंदू पूछ के और उनका गुप्तांग देख के उनको मारा गया। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही क्रोध का विषय है। आज हम लोग ने आतंकवाद का पुतला फूका, जो हमारे कश्मीर में जो कल पुलवामा में 27 लोगों की जो आतंकवादियों ने मार गिराया है, तो हम उस चीज का पुतला फूक रहे हैं। और जो हमारे बंगाल में हिंदू भाइयों के ऊपर हिंसा हो रहा है, हिंदू पूछ के मारा जा रहा है, तो हिंदू कब तक अपने ही भारत वर्ष में हिंदू कब तक टारगेट होंगे। दोस्तों, लेकिन जब हम और आप इस खबर पर आज संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें एक होकर जब आतंक के खिलाफ लड़ना चाहिए, उस वक्त, उस समय और उस दौर में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी राजनीति चमकाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा नेता हैं कांग्रेस के, सोनिया गांधी के दामाद हैं। उन्होंने आज एक विवादित बयान दिया। इस पूरी घटना को लेकर वाड्रा ने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, इससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं। तो एक और, जहां पूरा देश गुस्से में है, आक्रोश में है, गमगीन है, वहीं दूसरी तरफ ये राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो इस आतंकी घटना को लेकर शुरू हो चुका है। और अब ये ट्वीट देखिए, डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिनका कहना है कि भारत में अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार दे दिया गया है और इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्वीट कर कहा कि देश का बंटवारा जब हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई है या नहीं। लानत है सेक्युलरवादी नेताओं पर, आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखिए, ये मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 तक का खत्म करने का समय है। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी को, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पर भी विवादित बयान दिया था। लेकिन बेहद निंदनीय और शर्मसार करने वाला ट्वीट एक बार फिर इनका सामने आया है। आतंकी हमले पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। इस आतंकी हमले में कई परिवार उजड़ गए, लेकिन नेताओं को शर्म नहीं आ रही। तो ये दो तस्वीरें देखिए, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो कि इस आतंकी हमले में मारे गए, एयरपोर्ट पर उनका शव रखा गया, नेवी की तरफ से उन्हें, सेना की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई उसको देखकर किसी का भी दिल जो है वो सिहर उठेगा। इनकी वाइफ हैं मीनाक्षी, जो ये कपल था, ये हनीमून मनाने गया था। बताते चले कि 16 अप्रैल को ही धूमधाम से इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन हनीमून मनाने के दौरान ही पहलगाम ये जब पहुंचे तो आतंकियों ने इन्हें अपना निशाना बना लिया और इनकी हत्या कर दी। करनाल के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी हत्या के बाद से पूरा करनाल जो है वो एक सुर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है और एक ही मांग की जा रही है कि आतंकियों का अब सफाया हो, पाकिस्तान को उसकी भाषा में उसका जवाब देना अब जरूरी है। दूसरी तस्वीर कर्नाटक के मंजुनाथ राव की, जो इस तस्वीर में खुशी खुशी बोटिंग का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं टूरिस्ट गाइड को। लेकिन इस तस्वीर के कुछ ही क्षण के बाद इनकी जो जिंदगी है वो खत्म हो गई। इनकी बीवी आतंकियों के सामने गिड़गिड़ाती रही कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार दिया है तो आतंकियों ने इनकी वाइफ से कहा कि तुम जाकर मोदी को बता देना, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं शर्मसार करने वाली हैं
उस व्यवस्था को भी 28 लोगों ने इस घटना में इस हमले में अपनी जान गंवाई। आतंकियों ने पीछे से वार किया, पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम किया। बताते चले कि इस पूरी घटना की जो साजिश है वो रावलपिंडी में रची गई थी। इस आतंकी हमले में कई परिवार उजड़ गए। तो एक और जहां आतंकी हमले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, पहलगाम जो है वो अब खून से लथपथ है। मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है। पर्यटक पहुंचे थे आनंद उठाने के लिए और वहां पर ये आतंकी हमला हो गया। इसके बाद से देश की जो राजनीति है वहां से भी शर्मसार करने वाले बयान भी हमने आपको दिखाए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़े हुए हैं। विकास अग्रहरी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष दुबे जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आदेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष दुबे जी आप ही के पास आना चाहूंगी। हाल ही में अमित शाह जी ने ये कहा था संसद में कि जब से धारा 370 हटी है कश्मीर से कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है, और आज हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, 28 लोग अपनी जान गंवा दिए पहलगाम में। क्या कहेंगे? सभी जो लोग हताहत हुए हैं उन सभी को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये बहुत दुखद घटना है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम लोग जो है उसके कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि जिस तरीके से पूछ कर लोगों के जो है धर्म को पूछ कर उनकी हत्या की गई है, तो ये बहुत जघन्य अपराध है। इसमें किसी को माफी नहीं हो सकती। जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है उसके प्रति हम लोगों की पूरी संवेदना है। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उनका बदला लिया जा सकता है और उनको जिन लोगों ने हरकत की है उनको जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। अमित शाह जी ने जो बात कही थी 370 हटने के बाद से कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने ये कायरतापूर्ण कार्य किया वो इसी के देन 370 हटने के बाद वहां अमन चैन कायम हो गया, वहां लोग आने जाने लगे, पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन यही इन आतंकवादी जो आतंकवाद को जो है परस्ती देते हैं उनको ये पचा नहीं और उन्होंने इतनी कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है। निश्चित ही इसके जो परिणाम होंगे वो पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा कि उनके साथ किस तरीके से सरकार जो है उनका जो है। जी ठीक है संतोष जी, बिल्कुल एक्शन होना भी चाहिए। अनुपम तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी। सर जिस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया आतंकियों ने, बेहद दिनों से ये कहा जा रहा है कि प्लानिंग चल रही थी, रावलपिंडी से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये जो पूरी प्लानिंग हुई, इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सेना की वर्दी में आए थे आतंकी। क्या ये बड़ी चूक मानी जा सकती है? इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं पे इंटेलिजेंस से चूक हुई है, इंटेलिजेंस फेल हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही एक सूचना आई थी कि आतंकवादी इस तरह का प्लान कर रहे हैं जिससे कि वो कश्मीर के अंदर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अब ये इंटेलिजेंस आया तो, लेकिन ये अलग अलग अथॉरिटीज को कम्युनिकेट कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। और अगर कम्युनिकेट हुआ तो क्यों इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, और अगर कोऑर्डिनेशन होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। वहां पर सुरक्षा बल होने चाहिए थे, एक टूरिस्ट स्पॉट था, वहां पर सुरक्षा बल नहीं थे इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद। तो ये बहुत चिंताजनक है कि कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस हैं जिनके ऊपर काम करना बेहद आवश्यक है। अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए, ये बात लगभग अब साबित हो चुकी है। रावलपिंडी में इसकी प्लानिंग बनी, आप बता ही रही हैं। 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के जनरल ने इस तरह का बयान दिए थे जिससे ही कश्मीर के अंदर उबाल आ जाए और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो अपने आप को एक्टिवेट कर ले। वो एक सीधा मैसेज था, असीम मुनीर की तरफ से सीधा मैसेज था जिहादियों के लिए, और जिहादी ने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये लोग इंडिया में घुसे कैसे होंगे, कश्मीर में घुसे कैसे होंगे, क्योंकि पहलगाम के आसपास का जो इलाका है वो काफी घना भी है, ऊंची पहाड़ियां भी हैं और यहाँ पे काफी दिनों से
कुपवाड़ा में, अनंतनाग में, कई जगह पे हमने देखा पिछले 2-3 महीने से लगातार आतंकवादी घुसने का प्रयास कर रहे थे, जंगलों का उपयोग कर रहे थे, नदियों का उपयोग कर रहे थे, और वहां पे सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ें भी हो रही थी। लेकिन इतनी मुठभेड़ों के बाद भी अगर ये आतंकवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं, इतना बड़ा दर्द भारत को दे जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर भारत सक्षम है और भारत करेगा, भारत इनको मुंहतोड़ जवाब देगा, और ये ऐसा जवाब देगा जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। दरअसल ये पाकिस्तान ने अपनी बदकिस्मती खुद ही बुला ली है। पाकिस्तान ने ऐसे आतंकवादियों को सपोर्ट करके, उनको भारत में घुसा करके, ऐसी घटना को अंजाम दिलवा करके अपने आप को इस जगह पे खड़ा कर लिया है कि अब भारत की जिम्मेदारी ही बन जाती है पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना, और भारत उसको सिखाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमको अपनी कमियां देखनी पड़ेंगी, जो कमियां मैं इंडिकेट कर रहा हूं। जिस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आई और जो बयान फिर प्रत्यक्षदर्शियों के सामने आए कि वर्दी पहने हुए थे जो आतंकवादी थे, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। और जैसा कि आपने बताया कि विभागीय स्तर पर शायद कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया, तो कमी हमारे अंदर भी है और हमें झांकने की जरूरत है सबसे पहले अपने अंदर ही, कि हम ये जो सिस्टम है उसको इतना मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि हमारे बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि हम वक्त रहते ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही आतंकियों को ढेर कर दें। विकास अग्रहरी जी, आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? आदिति जी, मन मर्माहत है, खिन्न है, दिल दुखी है, आत्मा रो रही है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन अब चूंकि घटनाएं हो गई हैं, जो होना था हो गया है, अब हमें इसके आगे क्या करना है इस पर विचार करना चाहिए। भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। भारत सरकार को इस पर निर्णय लेना है कि अब वो आगे क्या करे। असीम मुनीर जो पाकिस्तान का जनरल है, उसने जिस तरीके से घृणित बयान दिया जी, भारत के किसी राजनयिक ने, भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने, किसी ने उसके बयान को काउंटर नहीं किया। जबकि सच्चाई है कि हम उसको काउंटर कर सकते थे। जिस तरीके से वो उसके अंदर एक जनरल मुशर्रफ बनने का ख्वाहिश पैदा हो गया है, जैसे जनरल मुशर्रफ एक टाइम पे बयान दिया करते थे, वैसे ही असीम मुनीर ने बयान दिया। लेकिन भारत सरकार ने चूंकि कुछ रिएक्ट नहीं किया, खैर वो अलग की बात है। लेकिन अब भारत सरकार के पास एक विकल्प है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें मौका भी दे दिया है। पहले हमारे ऊपर, भाई हमारी तो शुरू से पॉलिसी रही है, हम किसी पर हमला करते नहीं है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ देता है तो फिर हम छोड़ते भी नहीं हैं। तो पाकिस्तान ने हमें मौका दे दिया है। आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा, एक ईरान में एक हमला हुआ था, एक सुलेमानी करके थे, इजराइल ने उनके ऊपर, वो भी आर्मी के चीफ हुआ करते थे वहां के। तो कुल मिलाकर के देश अब ये मांग कर रहा है कि हमें इफ बट इधर उधर की कोई बात नहीं सुननी। हम लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हम सब लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है। सरकार बैठे, सरकार के साथ है, सरकार के हर निर्णय के साथ में है, लेकिन हमें कहीं से भी कमजोर नहीं दिखना है। हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा जवाब दें कि ये जो जनरल मुनीर जैसे लोग बैठे हैं, इनकी 7 पुश्ते याद कर लें। ये जो बैठे रहते हैं बीच बीच में कश्मीर के मामले को हवा देते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीर कहीं ना कहीं सही तरीके से लौट रहा था, लेकिन उसके साथ छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, 63 घटनाएं हुई हैं 9 जून के बाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरे कार्यकाल में 63 लोगों की जान गई है आतंकी हमलों में। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उन खबरों को दबा देती है। और मैं आपको बता दूं, इस खबर को भी, ये लगभग 2 से ढाई बजे की घटना है कल दोपहर की, लेकिन कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक मेरे पास भी जो इनपुट आया था वो ये था कि 1 या 2 लोगों की, 3 लोगों की कुल जान गई है। तो वो तो चीजें बाद में निकल करके आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से फेल है, इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल है, और सरकार की जवाबदेही है। और सरकार जो इस तरीके के मामलों को, ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार की जवाबदेही, आपके पास लौटेंगे हम। आदेश शुक्ला जी, ये जो पूरी घटना है, इसके तार कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा से भी जोड़ के देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है बीते सालों की भी अगर बात की जाए तो जब जब अमरनाथ यात्रा होती है या करीब होती है तो आतंकी ऐसी वारदात को अंजाम देने के उसमें रहते हैं, फिराक में रहते हैं। और आज एक बार फिर से जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके पहले इस तरीके की घटना कैसे देखते हैं आप? जी, पहले तो मैं, ये जो घटना हुई है एक बहुत दुखद घटना है, और इसके लिए हम लोग जितना भी कुछ कहें
वो कम है, क्योंकि 27 लोग, भले किसी एक की भी जान जाए या जी अन्य लोगों की भी जाए, 27 लोग बहुत होते। तो इसमें देखिए 2-3 चीजें देखी जाएंगी कि ऐसा दिन क्यों चुना गया। इन लोगों ने अगर चुना, आतंकवादियों ने, तो ऐसा दिन क्यों चुना। प्राइम मिनिस्टर बाहर थे जी, और क्या कहते हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ इंडिया के दौरे पे थे। और जो भी आपने बात कही कि अमरनाथ यात्रा को लेकर इन लोगों की एक मंशा रहती है कि अमरनाथ यात्रा सक्सेस ना हो, जबकि हम लोग अमरनाथ यात्रा का बड़ा वेट करते हैं और बड़ी पॉलिसी होती है, बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी तैयारी होती है। इनफैक्ट किसी को जाना होता है तो उसको भी पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं कहीं। तो इन्होंने जो ये दिन चुना, ये भी कोई ऐसे नहीं है कि जो इनकी पूरी प्री प्लानिंग थी कि प्रधानमंत्री है नहीं, देश की छवि खराब करने की पूरी उन्होंने पूरी ताकत करी, पूरी अपनी जितनी भी वो थी वो सब लगा डाली। अब हमें ये देखना है कि सरकार हमारी क्या कर रही है। जी बिल्कुल। और अभी की ताजा रिपोर्ट ये है कि अभी तक 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो मेरे पास रिपोर्ट जी। और कई जगह छापेमारी चल रही है, स्केचेस जारी हो चुके हैं और बहुत जल्द सरकार इस पर जो है कार्रवाई करने के मूड में बैठी है। आप सुबह से अगर टीवी देख रही हो या कोई भी बात हो, आज कल रात से ही पूरी सरकार एक्शन के मोड में है। आप सरकार को बिल्कुल आशीष जी, सरकार एक्शन के मोड में है और पूरे देश की निगाहें भी इसी बात पर टिकी हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। दूसरी चीज पूरे देश के जितना भी पूरा देश है वो सिर्फ इस समय सरकार से जवाब चाह रहा है। सरकार की जवाबदेही बन भी रही है, बिल्कुल सरकार की जवाबदेही बन रही है। लेकिन अभी जो आपने जिक्र किया शुरुआत में अपनी डिबेट में कि एक ट्वीट आता है जिसमें पहला आपने ट्वीट जिक्र किया कि रॉबर्ट वाड्रा साहब का, ठीक है, फिर दूसरा ट्वीट जो जिक्र किया आपने शशिकांत दुबे का, डॉक्टर निशिकांत। मेरा मानना है ऐसे टाइम पे नेताओं को थोड़ा सा बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं संतोष दुबे जी से। सर आज पूरा देश जो है वो डिमांड भी कर रहा है कि आतंकवाद का सफाया बर्दाश्त नहीं होगा, खात्मा होना चाहिए। दूसरी तरफ सबकी निगाहें इस बात पे भी हैं कि सरकार अब अगला कदम क्या उठाएगी। वहीं तीसरी बात की जाए तो देश ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर ये घटना हो कैसे गई। देखिए, सरकार जो है पूरी तरीके से सक्षम है और सरकार जो है पूरी तरीके से इस घटना के जो भी लोग हैं, मैंने शुरू में कहा कि उनको इसका सबक सिखाया जाएगा। सरकार के अपने कार्य करने के तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है और इस घटना पे जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। आज दुख की घड़ी में पूरे देश को एक साथ संतोष जी, आपकी ही पार्टी के सांसद हैं, आपके ही पार्टी के सांसद हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है, आर्टिकल 26 से 29 को खत्म कर देना चाहिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको खत्म कर देना चाहिए। ये किस तरीके के बयानबाजी है? उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने गलत क्या कहा। जब इस देश का बंटवारा, जिस समय कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा किया और बंटवारा जो है धर्म के आधार पे हो गया था, तो फिर अब बातें पीछे की बातें अगर खुलेदी जाएंगी तो फिर बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, बहुत सारे लोगों को बनना पड़ेगा। संतोष जी, क्या आज का दिन नहीं, संतोष जी इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए, क्या आज का दिन जो है वो आज जो इतनी संवेदनशील घटना हुई है उसके बाद इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए क्या? बिल्कुल अदिति जी, मैंने शुरू में कहा कि आज के दिन इस बातों को कुरेदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी का धर्म पूछ के किसी की हत्या की जाएगी तो जाहिर सी बात सवाल उठता है, फिर सवाल उठना लाजमी है और ये सवाल उठना भी चाहिए कि भाई वो आतंकवादी हैं, वो कह रहे हैं पैंट उतारो, मैं देखूंगा तुम कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो। संतोष दुबे जी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन आप इस मुद्दे को भारत के मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं उठा सकते। देखिए एक चीज आती है, पूरी बात सुनिए आप।
सबसे बड़ी चीज है कि अगर पाकिस्तान से आतंकवादी चलता है तो कहीं ना कहीं उसको शेल्टर मिलता है। ऐसा नहीं कि वो चला और सीधे वहां पहुंचा और उसने आया और फायरिंग करके मार दिया, ऐसा नहीं है। उनको शेल्टर दिया गया, और शेल्टर दिया किन लोगों ने होगा ये भी आपके दिमाग में होगा, ये भी आप जानती हैं, ये पूरा देश जानता है। संतोष जी, ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है ना कि शेल्टर किसने दिया। कार्रवाई आपको करनी चाहिए ना, आपकी सरकार को करनी चाहिए। देखिए अदिति जी, ये वही लोग हैं जो लोग शेल्टर दे रहे हैं और जिन्होंने शेल्टर देने के बाद उनको वहां तक पहुंचाया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हमारे बगल में है, हम निकले और आए और गोली मार के चले गए, ऐसा नहीं है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरीके से नेता के, जिस तरीके से आप दूसरी पार्टी के लोग देख रहे हैं, आप मुर्शिदाबाद की बात देखिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। संतोष जी मेरी बस इस बात का जवाब दें कि आर्टिकल 26 से 29 को खत्म करना चाहिए, ये किस और इशारा कर रहा है? बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अगर इस देश में धर्म पूछ के मारा जा रहा है तो खत्म करना चाहिए। गलत क्या बात है? इस चीज में गलती क्या है भाई? आप जो है यहाँ पे रहोगे, यहाँ की खाओगे, यहाँ की गाओगे और उसके बाद यहीं के लोगों को मारोगे, हैं? अपने पड़ोसी को मारोगे। पड़ोस में कोई अगर रह रहा है, अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो आप उसको जीने का अधिकार नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है चीजों को खत्म होना चाहिए। ठीक है, अनुपम जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी इस बात का। संतोष जी कह रहे हैं कि क्योंकि आतंकी घटना हुई है, मुसलमानों ने की है और हिंदुओं को टारगेट किया गया है, इसलिए आर्टिकल 26 से 29 को जो है खत्म कर देना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? क्या इस मुद्दे का राजनीतिकरण होना चाहिए सर? ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। और अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है जी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हम आतंकवाद में धर्म गुसेड़ रहे हैं और आतंकवादी यही चाहते हैं। देखिए हमें चीज समझनी होगी, अगर वो नाम पूछा गया, वहां पर धर्म पूछा गया है और मोदी को गालियां दी गई हैं, तो वो आतंकवादी मैसेज ही यही देना चाह रहे थे कि आप लोग धर्म की आड़ लेकर के अपने पड़ोसी मुसलमान को शक की निगाह से देखने लगिए। आतंकवादियों की मंशा समझिए। आतंकवादी सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ता है, आतंकवादी आपकी साइकोलॉजी से भी लड़ता है और वो एक साइकोलॉजिकल हथियार भी फेंकता है आपके समाज के ऊपर। अब एक मैच्योर समाज होने के नाते हिंदुस्तान वासियों को ये समझना पड़ेगा कि जो भी आया था बॉर्डर के उस पार से, जिसने भी उसको शरण दी थी, जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जिसने भी उसको गोला बारूद असलहा मुहैया करवाए थे, वो सब के सब देश विरोधी हैं, वो सब के सब देश के दुश्मन हैं और उन सब को सजा होनी चाहिए। और जहां पे इनकी जड़ें हैं, जो इनका ओरिजिन है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, इन सब को सजा देनी चाहिए। और सजा देगा कौन? भारत सरकार, भारत की सेना। भारत सरकार और सेना को मिल करके आप कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। देखिए सिर्फ मैंने कहा ना, ये राजनीति का विषय ही नहीं है, ये सुरक्षा का विषय है। अब सुरक्षा के विषय में अगर हम लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं, आर्टिकल हटाने और जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब मैं समाचार पढ़ता हूँ कि वहां से जो सैलानी वापस लौट रहे हैं, उनसे फायदा उठाने के लिए भारत की एयरलाइंसों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। हम किस तरह का समाज बना रहे हैं? शर्म आती है जब इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं, जब इस तरह के बयानात को सुनते हैं। और जब अनुपम जी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो इस घटना को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान सामने आया था। विकास जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, ये जो आपके पार्टी के नेता हैं रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, ये कैसा बयान है रॉबर्ट वाड्रा का, जो कह रहे हैं कि क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो रहा था इसलिए ऐसी घटना हो गई? आदिति जी, शर्म नहीं आती सर? रॉबर्ट वाड्रा जी का जो भी बयान आया है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वो उनका निजी बयान है, उनके बयान से पार्टी का, कांग्रेस का किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से किसी के निजी बयान पे अगर वो व्यक्ति आगे इस चीज़ को कहता है तो मुझे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उसके लिए खुद सक्षम है, वो उसका जवाब देगा। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो है लगभग 2 मिनट का, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब लंबी लंबी कैसे फेंका करते थे। जरा आपके दर्शकों को मैं सुनाना चाहूंगा, आपके दर्शक भी चुने और तय करें कि मोदी जी किस तरह का भारत। पहले मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें आप जिम्मेदारी के साथ। मैंने बताया ना कि आप किसी के इंडिविजुअल बयान को, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरा निजी बयान है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ उन्होंने इस चीज को कहा है। सर वो आपकी पार्टी के ही है ना? नेता वो हमारी पार्टी के घर में रहते हैं, हमारे घर में रहते हो तुम, जो है उनका निजी बयान हो गया। अरे जब वो कह रहे हैं कि निजी बयान है, जब वो कह रहे हैं कि निजी बयान है, आप अभी एक हफ्ते पहले ही अभी निशिकांत दुबे और जेपी नड्डा के बयान करना चाहिए ऐसे नेताओं को जो ऐसी घटना पर, बिल्कुल ऐसी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति। एक हफ्ते पहले की ही बात है ना, एक हफ्ते पहले की ही बात है। जेपी नड्डा साहब ने कहा था ना अभी की निजी बयान है निशिकांत दुबे जी का,
वो उनके बयान से हम सहमत नहीं है, या जिस चीज को मैंने अभी सुना नहीं है, अभी 2 घंटे पहले अगर कोई बयान आया है उसको लेकर के उन्होंने, अभी मैंने जब देखा तो गूगल किया तो पता चला उन्होंने जिसमें लिखा हुआ कि निजी बयान है, तो उस पर हम क्या टिप्पणी करें, उस पर हम क्या करें। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो मोदी जी कहा करते थे एक समय में, आपके दर्शकों के लिए वह बहुत जरूरी है, मैं वो जरा सुनाना चाहूंगा। ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। ठीक है अदिति जी, आपने सुना प्रधानमंत्री ठीक है सर, नरेंद्र हमारे- मोदी जी जब देश के आपसे प्रधानमंत्री। बातचीत करूंगी सर मैं। इस बीच हमारे साथ रवि काचरू जी जुड़ चुके हैं, सचिव हैं पुनून कश्मीर से। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सर आपने तमाम बयानबाजियां यहाँ पर सुनी, नेता जो हैं राजनीति गरमा रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन ये जो आतंकी हमला हुआ है कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ये भी जानकारी सामने आई कि इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, उसके बावजूद कम्युनिकेशन गैप देखने को मिला। किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देखते हैं? बहुत सही पूछा आपने। वैसे तो मैंने पहले भी कहा है अपनी डिबेट्स में, शायद हम लोग को कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, और ये चीज़ें 35 साल से हम देख रहे हैं अपने कश्मीर के मामले में अगर स्पेशली देखें, और देश के अन्य भागों में भी जो यही टाइप की घटनाएं चल रही हैं, कोई नया हमारे लिए नहीं है। दुख जरूर है जी। कि 27-28 आदमी की वैल्यू है, एक आदमी की वैल्यू है, और इस तरीके से मारा जाना, जैसे जघन्य तरीके से जो कल मारपीट हुई है। इसके अलावा अगर आप याद कीजिए 35 साल पहले जब हम लोग वहाँ से निष्कासित हुए, रातों रात किस तरह से मस्जिदों से आवाज़ें आईं और किस तरह से हमारी बहन बेटियों का, माताओं का रेप हुआ और क्या क्या हुआ, जो शब्द हम शायद यूज़ नहीं करना चाहते, कुछ अच्छा नहीं लगता कहते हुए, तो हम सबको मालूम है सब चीज़ है। उस वक्त कोई शोर नहीं मचा, मीडिया, प्रिंट मीडिया कोई भी सामने नहीं आया, कितने साल तक इसकी सूचना देश के अन्य भाग में पहुंची नहीं। और उसके बाद जब आप अगर पीछे ध्यान दें, कश्मीर फाइल्स नाम की जो फिल्म अग्निहोत्री जी ने रिलीज़ करी, और पब्लिक देश की हिंदुओं ने, राष्ट्रवादियों ने जब वो फिल्म देखी तो उनको जागृत हुआ, और हमसे संपर्क में जितने लोग आए उन्होंने कहा क्या ये घटना जो इसमें दिखाई गई है फिल्मी है, या बड़ा दुख हुआ सुन करके उनके बाद से। उन्होंने कहा, हमने कहा 3 घंटे में जो दिखाया जा रहा है और इतने साल का इतिहास है, नहीं पूरा किया जा सकता, मगर सच्चाई यही है, 100% है। सेंसर बोर्ड ने कहीं पे कोई करेक्शन किए हैं वो तो अलग बात है, और चीज़ें सत्य हैं और सामने आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, और ये कल की घटना ज़रूर दुखदाई है। और मैं इसको अपनी नज़र से, हमारी टीम हमारी इस नज़र से देखती है, ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। बिल्कुल। और अगर आप वेस्ट बंगाल देख लें, केरल देख लें, और यूपी के बहुत से भाग देख लें, रोज़ जो घटनाएं, दुर्घटनाएं और जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये सबसे जुड़ा हुआ है। एक ठीक है, एक चीज़ है कि कल लेटेस्ट है जो अभी हुआ है वो सबसे ज़्यादा ताज़ा है। परसों जो हुआ हम भूल गए, उससे पहले वाले भूल गए, उससे पहले भूल गए। और हमारी सरकारें जो भी रहीं, चाहे 14 के बाद रही या 14 से पहले रही, हम किसी भी सरकार के लिए कहना चाहेंगे कि उन्होंने कोई कदम ठोस इतने 35 साल में नहीं उठाए। और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये भी कहना चाहेंगे, कश्मीरी हिंदुओं ने के लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ, उनको सुनवाई नहीं हुई, ना उनको बुलाया गया। ताज्जुब होगा आपको सुन करके कि जो केंद्रीय सरकार का डेलीगेशन किसी भी प्रकार से, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या और कोई ऑफिशियल्स गए हैं,
उन्होंने कभी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक भी प्रतिनिधि को बुला करके उनसे बातचीत नहीं की, उनकी समस्या को सुना नहीं है, ध्यान नहीं दिया। और जबकि हम 35 साल से इसी बात की गुहार लगाते रहे हैं कि हमें घाटी में कोई एक स्पेसिफिकली एक कॉलोनी अलग से घाटी में दे दी जाए जहाँ पे हमें अपनी सुरक्षा मिल सके, जिससे हम फिर वहाँ पे रह सकें। और मैं याद कराना चाहूँगा इतिहास को कि हम 6 बार कन्वर्ट हो चुके हैं। इतिहास साक्षी है कि हम 6 बार कन्वर्ट हो चुके हैं, और 7वीं बार जब ये घटना हुई है हम कन्वर्ट नहीं हुए, मार दिए गए, रेप हुई, सब कुछ घटनाएं हुई, घर हुए, आग जला दिए, हम भाग गए, क्योंकि हम राष्ट्र के अन्य हिस्सों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहां भाग करके अपनी शरण ले सके वहां हम बचे। बड़ा दुखदाई है कि हम अपने ही देश में, अपने देश में क्या, अपने प्रदेश में भी, जम्मू और कश्मीर हमारा एक ही प्रदेश है, हम कश्मीर से भाग के जान बचा के किसी भी प्रकार से हम जो जम्मू पहुँचे वहाँ पर भी हमको ढंग का व्यवहार नहीं मिला। हमें लगा कि हम वहाँ पे भी शरणार्थी हैं, देश में भी शरणार्थी हैं, और कोई भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। और अब 35 साल हो गए, अगर 2014 से भी कैलकुलेट किया जाए, इतना समय हो गया, अभी थोड़ा टाइम दीजिए, अभी थोड़ा टाइम दीजिए। हमारी कितनी बार वहाँ एलजी साहब से बात हुई है कि हमें वहाँ पे अपनी कॉस्ट पे हम लैंड लेने को तैयार हैं, आप दे दीजिए, हमको नहीं मिल सकती। तो हमारी सिक्योरिटी, और प्रधानमंत्री योजना में हाँ आपने मौका दिया, मगर जब आप प्रधानमंत्री योजना में जो हमारे यहाँ मजबूर लोग थे जिनको अपनी जान पे खेलना था, वो वहाँ गए और उनको भी पकड़ के इसी घटना की तरह उनसे पूछा गया उनका नाम, और उनको ऑफिस में जहाँ पे वो पोस्टेड थे उनको गोली मारी गई है। हम वो बात भूल गए, परसों की भूल गए, कल की हमको याद है। तो और आपने इंटेलिजेंस की बात की, फेलियर की, डेफिनेटली एक सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही आदमी वहाँ पे था जिसको मारा गया है, और उनके पास इंफॉर्मेशन थी, और कहीं ना कहीं देश के ही किसी आदमी ने कुछ, जब तक इंटरनल, आपने कहा कि 4 आतंकवादी थे, 3 विदेशी थे, एक आपके राष्ट्र का ही कोई था, तो घर का ही आदमी भेदी लंका ढाए वाली बात। उनको इंफॉर्मेशन जहाँ पे वो रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला या और नेवी वाला ऑफिसर, जो बेचारा बहुत ही दुखद तरीके से परिवार के सामने, उसकी पत्नी के सामने उसको गोली मारी गई, उसके कहने पे उस पत्नी की कि मुझे भी तुम गोली मार दो, उन्होंने कहा मोदी जी से आप जाके कहो। तो कितना जघन्य हो रहा है, बराबर हो रहा है। और मैं जो इन सब बातों को, घटनाओं को देख रहा हूँ, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, दुख हो रहा है, जरूर कष्ट है, पीड़ा है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं संतोष दुबे जी। संतोष जी, अब इन आरोपों पर क्या कहेंगे? आपने रवि सर को सुना जो साफ तौर पर कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि सरकार कहती रहती है टाइम दो, टाइम दो। कितना टाइम चाहिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए? कश्मीर को कश्मीर बनाने के लिए कितना समय लगेगा सर? देखिए आरती जी, कश्मीर को कश्मीर बनाया जा रहा था और उसी रास्ते पे सरकार चल रही थी पूरी तरीके से, उस पर अमल हो रहा था। जिस तरीके से धारा 370 हटा, उसके बाद से देखिए किस तरीके से पर्यटकों की आवाजाही वहां बढ़ी, लोग आना जाना शुरू कर दिए। लोग भय मुक्त होने की वजह से ही वहां इतनी ज्यादा संख्या में करीब 2 करोड़ 35 लाख लोग जो है इसी साल जो है वहां गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही, सरकार कर रही थी, लेकिन जो घर के अंदर जो लोग हमारे बैठे हैं, जो घर के अंदर गद्दार हैं, पहले उनसे भी निपटने की आवश्यकता है। आप देख रहे बंगाल की स्थिति क्या है, वो तो आतंकवादी नहीं, बाहर से नहीं आए, वो तो यहीं के रहने वाले हैं। और जिस तरीके से वो हिंदुओं पे जो है कहर संतोष जी, लेकिन संतोष जी नहीं, इससे आप बच नहीं सकते सर, इससे आप अब नहीं बच सकते। जो आतंकवादी है, घर के जो गद्दार है, ठीक है, जो संसद में गद्दारी करते हैं, संसद में खड़े होकर जो है जिस तरीके के नारे लगाते हैं, इन गद्दारों से भी निपटने को देश की जनता को जरूरत है। और सरकार तो निपटेगी, देश की जनता भी इनसे निपटेगी। अब ये गली गली इनसे सवाल पूछा जाएगा कि तुम गद्दारी क्यों कर रहे हो देश? कौन गद्दारी कर रहा है सर देश के साथ? ये जो देश के अंदर आप देख रही है ना, गद्दार कौन है? नहीं तो सर जांच कौन करेगा, इसकी कार्रवाई कौन करेगा? अभी आपने रवि जी को सुना सर, कश्मीरी पंडितों के सचिव है ये, सरकार कह रही है कि कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा। बिल्कुल, देखिए योजनाएं चल रही है और योजनाएं जब फलीभूत होंगी वो भी सबको दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है, कितना समय लगेगा सर? होगी तो दिखेगा। कितना समय लगता है? बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में अदिति जी समय लगता है। 70 साल से ये नासूर जो है इस देश के लोग झेल रहे हैं, 70 साल हो गया। आज ये नई घटना नहीं हुई है, कि पहले बहुत सारे लोग घटनाएं हुई। अभी वो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां मस्जिदों से आजाद होके हमको भगाया जाता था, किस तरीके से कहा जाता था अपनी बहनों और बेटियों को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो और तुम लोग भाग जाओ या मार दिए जाओगे। तो इस तरीके की जो घटनाएं हुई, आज ये नई घटना नहीं है।
और जिस तरीके से हो रहा है ये कोई बाहर से नहीं है सर। सवाल तो यही, जनता सवाल तो यही कर रही है ना सर आपसे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। जो लोग कश्मीर गए थे आनंद उठाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, जो चीज हुई उनके परिवार तबाह हो गए सर, उनके परिवार तबाह हो गए। क्यों हुआ ये? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? तबाह हो गए, इसका सबको दुख है, पूरे देश को दुख है, सरकार भी दुखी है। लेकिन मैं वादा करता हूं, सरकार ने भी वादा किया, इसका भरपूर देखिएगा। इसका जो है जिस तरीके से ये घटना हुई है उनके साथ भी उसी तरीके से सरकार पेश आएगी, उसमें कोई कोताही नहीं है। ठीक है विकास जी, आपने सुना सभी को। कह रहे हैं संतोष जी कि सरकार जो है अब कार्यवाही करेगी इस पूरी घटना पर, और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। आदित्य जी, अभी संतोष जी ने वीडियो सुना होगा, मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तब उनके पास हर एक चीज का बात करते हैं। आप कौन सी वीडियो सुना रहे हैं? आपको सुनाई नहीं पड़ा होगा, आपको नहीं सुनाई पड़ा होगा भाई, हम बोल दे रहे हैं। इस देश को नासूर बना रखा है। हाँ, 70 साल से इस देश को नासूर बना रखा है, जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ, तो आपके 11 सालों में हो रहा है। घटनाक्रम के ये जो है घटना 11 साल में जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हो रहा है। नासूर बना के रखा है। आपकी शासन में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। संतोष जी, विकास जी को, आदित्य जी, आपका नेता बोल रहा और आप कह रहे हैं संतोष जी विकास जी को अरे सुन लो भाई, सुनने की क्षमता तो रखो, सुनो। तो ये घटना राजनीति का मुद्दा है ही नहीं। आदित्य जी, आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था 19-20 अप्रैल को कश्मीर घाटी वैली में जाने का। मोदी जी का कार्यक्रम था, लेकिन 17 तारीख को जब अमित शाह जी जाते हैं, कई सारे ट्विटर हैंडल जो बीजेपी कवर करते हैं, उन्होंने कहा कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी का दौरा आज तक कभी पोस्टपोन नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, ये अचानक से मोदी जी का दौरा क्यों कैंसिल हो गया? सच्चाई ये थी कि मोदी जी को सऊदी अरब जाना था, उनको बीच में आ गया कि अंबानी साहब के लिए तेल और कुछ खरीदना है, वो चले गए वहां पे। जाना उनको कश्मीर था, उनको सारे इनपुट थे, उनको सारी चीजें पता थी। आप सोचिए कि एक राष्ट्रीय चैनल गोदी मीडिया का जब वहां के संवाददाता टीवी पर खड़े होकर के ये बोल रहे थे कि 2000 लोग वहां पे हैं, एक भी आर्मी का जवान वहां पे नहीं है, उस घाटी में, उस वैली में, उस जगह पर एक भी आर्मी का जवान नहीं है, चैनल ने तुरंत उसकी बाइट ही काट दी। जीडी बख्शी साहब को मैं एक जगह पे सुन रहा था, जीडी बख्शी साहब कहते थे कौन है वो व्यक्ति जिसने 1,80,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया? आर्मी में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, फौज में, मिलिट्री में भर्ती नहीं की जा रही है, आर्मी के लोग 2-2 जगहों पर शिफ्ट में काम कर रहे हैं। यह बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये पूछते हैं 70 सालों का इतिहास। आप जवाब दीजिए ना, क्यों हमारे पास अब क्या नहीं है? राफेल नहीं है, चिंकू नहीं है, अपाचे नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? विकास जी, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। विकास जी, सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी कश्मीर सेफ नहीं था, अमरनाथ यात्रियों पर हमले होते थे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने हमेशा जिम्मेदारी से भागने का काम कभी नहीं किया है। राजनीति नहीं करनी है सर, साथ मिलके, आदित्य जी, साथ मिलके सोल्यूशन खोजना है। आदित्य जी, साथ मिलकर ही सोल्यूशन खोज रहे हैं। हमारे नेता ने साफ शब्दों में कहा है सरकार के हर निर्णय के हम साथ में हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? बेशर्मी के साथ ट्वीट किया भारतीय जनता पार्टी ने, घटना के 2 घंटे बाद धर्म पूछा जाति नहीं, घिबली आर्ट बनाया होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी तो नैरेटिव सेट करती है, भारतीय जनता पार्टी तो बेशर्मी पे उतारू हो गई। ठीक है सर, हमारी ओर से किसी ने देखा, हमारी ओर से किसी ने कोई बयान दिया? ठीक है, हमारे और किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं ये मान चुकी हूँ कि आप लोग धर्म और जाति से कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते। आप लोगों को कोई सरोकार नहीं है। 28 लोगों की बात हो गई, कश्मीरी लोग जो है वो किस तरीके से सरकार के हर निर्णय के साथ में नहीं, आपको केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। सरकार जो निर्णय लेगी हम साथ में, हम तो खुलेआम मांग करते हैं कि पाकिस्तान के जनरल ने जो कहा, जो नैरेटिव सेट किया, सरकार उस पर जवाब दे। विकास जी, मुझे अपनी बात रखने दें। अब आदेश जी, आपने सुना दोनों ही लोगों को, दोनों ही प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो एक दूसरे पर ये लोग थोप रहे हैं। कोई कह रहा है कि 70 सालों में क्या हुआ, कोई कह रहा है कि आज क्या हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसी आतंकी वारदातें होती रहेंगी? कब तक जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं देश के, वो मारे जाते रहेंगे? देखिए, अभी आपने कश्मीर से जिन सज्जन को जोड़ा है जी, उनकी आप पीड़ा समझिए क्या है। बिल्कुल, उनकी पीड़ा, वो 35 साल का अपना पुराना इतिहास बता रहे हैं। और 35 साल में ऐसा नहीं है कि वो 35 साल 2014 में ही पूरे हो गए हों। जी। तो
दोनों लोगों को दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि उनके समय पे भी कुछ नहीं हुआ इनके हिसाब से, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं 35 सालों का अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम यहाँ गए वहां गए, हमको तब भी शरणार्थी नहीं मिले, हम भारत देश में रहते हुए भी हमको लग रहा है कि हम किसी अलग देश में रह रहे हैं। बात इन्होंने गंभीर कही है, इस पे विचार होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज, जिस तरीके से आप एक कांग्रेस के भी साथी थे, अभी वीडियो क्लिप चला दिया उन्होंने टीवी डिबेट पे, छोटी सी क्लिप हो, एक लाइन की हो, तो आप बताइए, आप पूरी डिबेट को ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, अच्छा नहीं। दूसरी चीज, आपने 1 मिनट में खारिज कर दिया कि वो रॉबर्ट वाड्रा साहब का बयान निजी बयान है जी। अगर रॉबर्ट वाड्रा साहब के पास कोई भी जांच जाती है तो सारे पूरे देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन होते हैं, चीजें होने लगती हैं, बवाल होने लगता है। कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ। ठीक है, विकास जी जवाब लेंगे आप आपका। सर राहुल नहीं, विकास जी, आदेश जी को बात रखने दें, हम जवाब लेंगे आपसे। उसी तरीके से आप ये देखिए कि जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी बात हुई, शशि का ये जो एक मिनिस्टर साहब थे बिहार से, उन्होंने एक ट्वीट किया, उनका निजी। देखिए, आपके यहाँ दूसरा मामला है, उनके यहाँ दूसरा मामला है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये आप कोई जेपी नड्डा के वो परिवार के नहीं है, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर उन्होंने कहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। और रॉबर्ट वाड्रा ने अगर कहा है और आपको ये पता नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं देखूंगा सब दूंगा, और वो रॉबर्ट वाड्रा की वजह से पूरा क्या कहते हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। आप ये भी देखिए कि इस समय पर मैं दोनों पार्टी को कहूंगा, किसी एक पार्टी को नहीं कहूंगा, मैं दोनों पार्टियों को ये कहूंगा कि इस समय पर राजनीति ना करी जाए और समय रहते इतनी जल्दी इन चीजों का हल निकालने की कोशिश करी जाए। दोनों राजनीतिक पार्टियों, सभी राजनीतिक पार्टियों को आपस में मिलकर इस मुद्दे पे एक होना चाहिए। बाकी की सारी मुद्दे पे राजनीति आप करिए, कोई समस्या नहीं है। देश आपकी राजनीति के साथ चलता भी रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी, कहीं कोई संविधान खतरे में नहीं आएगा, परेशान ना होइएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसे समय पर राजनीति पीछे हो जानी चाहिए और देश आगे हो जाना चाहिए। आदेश जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि राजनीति ऐसे समय पर पीछे हो जानी चाहिए, देश आगे हो जाना चाहिए, और पूरा देश भी यही मांग कर रहा है कि इस वक्त, इस दुख की इस घड़ी में सबको एकजुट होकर इस कदम से कदम मिलाकर इस घटना से जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद मुहैया करानी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये, और आतंकवाद से निपटने के सुझाव जो है वो सबको, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, साथ मिलकर इस पर जो है कार्य किया जाना चाहिए। अनुपम जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी मैं। जिस तरीके की ये घटना सामने आई, बहुत सारे यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएफए ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली। टीएफए माना जाता है लश्कर का आतंकी संगठन है, लेकिन इसमें जो लोग जुड़ते हैं टीएफए में वो कश्मीरी होते हैं। ये संभव कैसे है कि जिस कश्मीर में इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा इंतजामात जो हैं वो चाक चौबंद रहते हैं, उसके बीच में ये खुफिया तंत्र जो है वो कैसे फेल हो जाता है और टीएफए जो है अपना काम कर लेता है? समझना चाहूंगी आपसे सर। तो फिलहाल अनुपम जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। रवि काचरू जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी मैं। अभी आप बता रहे थे कि 35 सालों में जो कश्मीर है वो बदला नहीं है। सरकार दावे करती रहती है आए दिन कि 370 जब से हट गया तब से विकास हो गया कश्मीर का। कश्मीर में रोजगार जो है वो बढ़ गए, लोग जो है अब खुश नजर आते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? एक्सपीरियंस बताएं अपना। आपका सवाल बहुत सही है जी। आप छोटी सी बात देखें, हमने कहा जो राष्ट्र के राष्ट्रवादी हैं और चाहे वो हिंदू हैं, वो हमेशा जियो और जीने की भावना को चाहते रहे हैं। और सरकार के ये वादे, जो भी बैठा हुआ है सेंटर में, जिस भी पार्टी का है, वो जब ये दावे करता है कि वहाँ बड़ी शांति है, अमन है, सब कुछ है, पब्लिसिटी हो जाती है मीडिया के थ्रू अदरवाइज़, तो एक आदमी बैठा हुआ है देश के अन्य हिस्से में सोचता है कि सरकार कह रही तो शायद पूरी सिक्योरिटी होगी और ऐसा, और जबकि नहीं है। और आपके सामने आ रहा है, मेरे कहने से थोड़ी है कि सिक्योरिटी नहीं है। आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर योजना में जो लोग गए मारे गए, और जो जा रहे हैं मारे जा रहे हैं। और ये पहली घटना थोड़ी हुई है, कल वाली जो घटना हुई, आप देखिए पास की हिस्ट्री उठा के देखिए, कितनी बार वहाँ पे वैष्णो देवी और कहाँ की बसें जा रही थी टूरिज्म की, पिलग्रिमेज की, उनको चेक करके इसी तरह से
उनका नाम पूछ करके उसके ऊपर वो किया गया। दूसरा मेरा कहना है देश के उन लोगों से जिनके ऊपर डिबेट में किसी भी पार्टी के लोग ये कहना चाहते हैं कि साहब ये इसको धर्म के साथ मत जोड़िए, इसको हिंदू और मुस्लिम मत करिए, आप तो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, ये एलिगेशन एक पार्टी दूसरे पार्टी को देती है। आप छोटी सी बात बताएं कि जितने भी आतंकवादी हैं क्या वो किसी और संगठन किसी और जाति के हैं? जहाँ पे भी देश में जो भी चल रहा है, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे केरल में हो, चाहे इंडिया या यूपी के कई हिस्सों में जो बात में चल रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको अटेंड कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं इस बात को। और हम जो आदमी ये कहता है कि आप उस नाम पे आतंकवाद के नाम पे पूरी कम्युनिटी को नाम स्टैंप मत लगाइए, हमने कहा नहीं लगाते हम। आप हमें ये बता दीजिए जिनके ऊपर स्टैंप न लगाने की बात आप कर रहे हैं उनके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी सीनियर का जूनियर का कोई धरना प्रदर्शन आज की तारीख में या पास्ट में या कंडमनेशन आया है? हाँ, पहली बार इतने 35 साल में पहली बार मुफ्ती का मैंने आज मैसेज पढ़ा कि उन्होंने हल्का सा एक पहली बार किस प्रश्न में उन्होंने किया है, ये सब पब्लिक सब जानती है कि उन्होंने किस तरह से क्यों कहा है। आज तक उनकी आवाज़ कभी नहीं निकली। या देश के अन्य किसी भी पार्टी के, मैं किसी को दोष नहीं देता, एक अलग से सभी पार्टियों के लिए कहता हूँ, क्या उस जाति के लोगों ने कभी भी कंडमनेशन की बात करी? कभी भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया? आज इस घटना के बाद आप देश में देखें, जगह जगह लखनऊ में देखें, कहीं भी देखें, इतने प्रदर्शन, इतने धरने और आज और कल में हो रहे हैं, होने वाले हैं, चालू हैं। इस वक्त आप लोग भी डिबेट कर रहे हैं। पूरा देश जो है वो आक्रोशित है और पूरे देश की बस एक ही मांग है कि अब कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बनना चाहिए, पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होना चाहिए और कश्मीर में जो लोग हैं वो वैसी ही जिंदगी गुजारे जैसी बाकी नागरिक इस देश के गुजारते हैं, क्योंकि कश्मीर हमारा मस्तक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, मतलब राष्ट्रीय मुद्दा है, चाहूंगी ये एक प्रदेश का नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय मुद्दा है। हमारी सिक्योरिटी खतरे में है। मेरी नज़र में तो पूरे देश की सिक्योरिटी हमारी इस कश्मीर के बेसिस पे बहुत खतरे में है। ठीक है संतोष जी, बड़ी बात सर कह रहे हैं कि पूरे देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में है और ये बड़ा सवाल भी बनता है क्योंकि जो यात्री थे, जो टूरिस्ट थे, वो कहीं ना कहीं इस आश्वासन में थे, इस भरोसे में थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर को इतना ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है कि हम वहाँ पर जा सकते हैं, टूर पर जा सकते हैं, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपना टूर खत्म करके वापस लौट सकते हैं। लेकिन उनका जो भरोसा था वो टूट गया, सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी धज्जियां उड़ गई। अब क्या एक्शन लेगी सरकार? क्योंकि पूरी जो आवाम है उसकी एक ही आवाज है अब कि कश्मीर जो है वो पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। वो समय आ चुका है। देखिए, जो आवाम की आवाज है वही सरकार की भी आवाज है और निश्चित ये मान के चलिए कि जो आवाम चाह रही है सरकार उसको करके देगी और एक दिन, ज्यादा दिन दूर नहीं है, कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का अंग होगा। ये सरकार दृढ़ निश्चय सरकार है, ताकतवर सरकार है और इसका परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है विकास जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। अदिति जी, कश्मीर में जो 35 साल पहले हुआ उसके लिए देश के हर एक लोकतंत्र पसंद व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता है। जितनी भी उस घटना की निंदा की जाए वह कम है। लेकिन एक आपको आंकड़ा बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 तक थी तो 5242 आवास कांग्रेस की सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए। इसके अलावा 5 लाख रुपए की उनकी प्रत्येक परिवारों को सहायता दी। इसके अलावा 1168 करोड़ रुपए की। विकास जी आंकड़े मत गिनाइए, विकास जी आंकड़े मत गिनाइए। रवि काचरू जी आपके बगल में ही बैठे और साफ तौर पर नहीं आंकड़े मत गिनाइए सर। कागजी कार्रवाई और हकीकत में सर अंतर होता है। नहीं विकास किया है, हमने जो एक कदम कश्मीरी पंडितों के लिए बढ़ाया है, क्या उसके अनुपात में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया? आपने सर कदम बढ़ाया होता तो आज ये कश्मीर जो है नहीं, कश्मीरी पंडित जब घाटी से गए तो क्या उस समय हमारी केंद्र में सरकार हुआ करती थी? क्या उस समय राज्यपाल हमारे हुआ करते थे? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट कर रही थी। धारा 370 किसने लगाया था? किसने जो है कश्मीरी पंडितों को धारा 370 लगाने से और हटाने से आपको कोई बहुत फर्क मिल गया हो तो बताइए। आप ही बात करते थे ना। नरेंद्र मोदी जी जब से नई सरकार बनाए हैं 9 जून के बाद 63 लोगों की घाटी में हत्याएं हो चुकी हैं। 63 लोगों की डेट वाइज आपको गिना सकता हूं। आप बतौलेबाजी करने लगते हैं, आप फालतू की बातें करने लगते हैं। आपको
सिर्फ ये बताना चाहिए कि घाटी में अब तक आतंकवादी घटनाएं विकास जी, हो रही हैं। विकास जी, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर विकास जी, संतोष जी, आप अगर ये कहते हैं कि सारी देखिए सर, चीजें मेरे सुधर पास गई नहीं, हैं, वक्त की कमी है। सारी चीजें जब नहीं, सुधर इस गई तरीके से हैं, मत लड़िए आप लोग। ये सारी राजनीति चीजें का जब मुद्दा सुधर नहीं है, गई हैं, राजनीति का भारतीय मुद्दा जनता ना पार्टी ये बनाएं। कहती है, नरेंद्र मोदी ये कहते ठीक हैं, है। नरेंद्र मोदी तो जनसभा में ये कह करके गए कि हम तो एक नया कश्मीर मैंने बना आपका रहे हैं। जवाब ले लिया, मुझे आपका जवाब मिल गया। आरोप प्रत्यारोप से आप बाहर नहीं निकलेंगे। आदेश शुक्ला जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। फिलहाल आदेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जो कश्मीर के पहलगाम में भयावह आतंकी हमला हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया है और इस पर आप चर्चा सुन रहे थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कश्मीर के पहलगाम में जो बीते कल आतंकियों ने जिस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिस नरसंहार को अंजाम दिया, 28 लोगों की अब तक इस पूरे घटना में मौत हो चुकी है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और पूरा देश उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। वहीं पूरे देश में इस घटना को लेकर जो आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा देश एक ही सुर में बस एक ही मांग कर रहा है कि अब कश्मीर हमारा होना चाहिए। पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा, पूरे देश की निगाहें इसी पर टिकी हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।